हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश मैथ एजुकेशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स की सेकंड क्लास, जिसकी एक क्लास मैंने पहले करा दिया है। तो उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं जो कि ऑनलाइन टेस्ट में पूछे गए थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रेखाखंड ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। ए सी और बी डी को मिलाकर एक त्रिभुज ए ओ सी और बी ओ डी बनाइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रेखाखंड ए बी और रेखाखंड ए सी बना लेंगे। ये हो गया रेखाखंड ए बी और ये हो गया रेखाखंड सी डी, जो कि बिंदु ओ पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ए सी और बी डी को मिलाकर एक त्रिभुज बनाना है। तो उसके बाद बताना है कि इनमें सर्वांग सम के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी। तो इसमें होगी प्रॉपर्टी सेकंड वाली सही कि त्रिभुज ए ओ सी, इसमें क्या है, साइड, एंगल और साइड। इसी तरह त्रिभुज बी ओ डी, इसमें भी यही है, साइड, एंगल, साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाला एंगल। तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज बी ओ टी। तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड वाला करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी पर बिंदु पी है इस प्रकार है कि एंगल ए बराबर 40 डिग्री और एंगल सी बराबर 35 डिग्री है। तो यदि सी बी को क्यू तक बढ़ाया गया है तो ए बी इक्वल टू ए पी है। तो एंगल ए बी क्यू किसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। अब हमें एंगल दिया है पी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री और ए सी बी इक्वल टू 35 डिग्री। तो एंगल साइड सी बी को क्यू तक किया जाता है तो ए बी इक्वल हो जाता है ए पी के। तो इसलिए हम कौन सा एंगल निकाल लेंगे, सबसे पहले पी बी ए। तो एंगल पी बी ए किसका इक्वल होगा, एंगल पी ए सी प्लस एंगल ए सी पी। ठीक है, तो पी ए सी कितना है 40 और ए सी पी कितना है 35। तो ये हो जाएगा हमारा 75। तो पी ए बी कितना आ गया हमारा 75। अब ये जो लाइन बी सी है ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे 180 का बनता है। तो 180 माइनस 75 कर देंगे एंगल ए बी क्यू के लिए। तो एंगल ए बी क्यू हो जाएगा 180 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 105। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, इसमें 105 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यदि किसी लंबवर्तीय बेलन का आयतन इतना हो तथा पर आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वो कितना गिवन है हमें 38500। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे हम 38500 अपॉन पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट गिवन है हमें आधार की परिधि। तो आधार की परिधि क्या है, आधार की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। वो कितनी गिवन है 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, आर इक्वल टू 110 बटे 2 पाई। तो 110 बटे
110/2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा हमारा 110 गुना 7/2 गुना 22। तो यहाँ से आ जाएगा ये सोल्व करके 35/2। आर की वैल्यू, अभी आर की वैल्यू किस में रख देंगे हम, आयतन में। आयतन क्या है हमारा, एच की वैल्यू फाइंड करी थी हमने 38500/πr²। इसमें रख देंगे आर की वैल्यू, पाई का मान रखेंगे हम 22/7, आर का मान रखेंगे हम 35/2, r² है तो 2 बार रखेंगे ये वैल्यू, और इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 40 सेंटीमीटर। फिर क्या फाइंड करना है हमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो r की वैल्यू भी हमारे पास है और h की वैल्यू भी हमारे पास है। r की वैल्यू है हमारे पास 35/2 और h की वैल्यू है हमारे पास 40। तो क्या फाइंड कर देंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है हमारा 2πRh। तो 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर का मान रख देंगे 35/2 इंटू 40। इसे यहाँ से सोल्व कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन गिवन है हमें, यह है ऑप्शन 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें, एक बगीचे में 30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत इतनी है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो 50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। तो इसमें गिवन है कालीन बिछाने की लागत कितनी है इसमें, ₹30 वर्ग मीटर स्क्वायर, और कुल लागत कितनी गिवन है हमें इसमें, कुल लागत गिवन है इसमें हमें 180000। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल लागत बटे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की लागत। तो यह आ जाएगा यहाँ से डिवाइड करके 6000 मीटर स्क्वायर। अब हमें गिवन है इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है 5:3। तो इसकी आयत की लंबाई मान लेंगे, लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी 3x। तो L इंटू बी कर देंगे इक्वल टू 6000। तो यहाँ से आ जाएगी ये 5 गुना 3x इक्वल टू 6000। ये हो जाएगा 15x² इक्वल टू 6000 और x² इक्वल टू 6000/15 इक्वल टू 400। तो x² इक्वल टू हो जाएगा 400 या x इक्वल टू √। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो L आ जाएगा हमारा 5x था तो 5 गुना 20 100। इसी तरह लंबाई थी हमारी 3x, ये हो जाएगी 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। तो हमें बताया तो 50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत। तो चारों ओर बाड़ लगाने की लागत के लिए क्या करेंगे, इसका परिमाप देख लेंगे, पैरामीटर 2 इंटू L प्लस बी यानी कि 2 इंटू 100 प्लस 60। ये हो जाएगा 320 मीटर।
और इसे 50 रुपये प्रति की दर से इसके चारों पार लगाने की लागत होगी 50 गुना 320। तो ये हो जाएगा हमारा 16,000। ये इसका आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है हमें? फर्स्ट वाले में। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा फर्स्ट वाला। क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल कितना गिवन है हमें? 210 और लंबाई कितनी है? 15। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? चौड़ाई निकाल लेंगे। तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी। एरिया है हमारे पास 210, L की वैल्यू है हमारे पास 15 और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो B इक्वल टू आ जाएगी ये 210/15 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से? 14 सेंटीमीटर। अब क्या गिवन है इसमें हमें कि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का कितना कर दिया गया है? 2/1/3 गुना कर दिया है। अब एरिया, तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप क्या होगा? तो अब इसका क्षेत्रफल कितना कर दिया गया है? नया जो एरिया है इक्वल टू L1 इंटू बी कर देंगे। तो एरिया कितना है? 2/1/3 ऑफ 210 इक्वल टू L1 इंटू बी की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी अभी, तो यहाँ से L1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो आ जाएगी L1 इक्वल टू 2/1/3 इंटू 210/14। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 दूनी 6 7/3 इंटू 14। तो इन्हें सोल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 35। तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। तो L1 की वैल्यू आ गई हमारी 35 और B की वैल्यू फाइंड करी थी हमने 14। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? पैरामीटर 2 इंटू L प्लस B यानी कि 35 + 14। तो ये हो जाएगा 98। तो ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है हमें? तो इसका हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट। क्वेश्चन गिवन है गणित की पदानुक्रमित प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? इसका गिवन है मिडिल स्कूल पर गणित को सबसे कठिन विषयों में एक माना जाता है। सेकंड है गणित में संकल्पनाएं एक रैखिक पैटर्न का पालन करती हैं। थर्ड गिवन है अगर व्यकलन और गुणन की संक्रियाओं को दृढ़ नहीं किया जाएगा तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। फोर्थ है पूर्णांक को प्रस्तुत करने से पहले भिन्न को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा उपयुक्त है? इसमें ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा करेक्ट कि अगर व्याकरण और गुणन की संक्रियाओं को दृढ़ नहीं किया जाता तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक गणित की कक्षाओं में मुख्यतः महत्व दिया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें अभ्यास के लिए अधिक मात्रा में प्रश्न हल करने के लिए देने पर। सेकंड है गणित की अवधारणा और उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाने पर। थर्ड है ज्यामिति में उत्पत्तियों के अधिगम पर। और फोर्थ गिवन है इसमें सूत्रों और कलन की विधियों के स्मरण पर। तो हमें किस पर बल देना चाहिए? गणित की अवधारणा और उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाने पर, यानी कि गणित की कॉन्सेप्ट हमें इस बच्चों के माइंड में डेवलप करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गणित में यह साबित करने के लिए कि एक कथन ए सत्य है कोई मानता है कि जो कथन ए नहीं है वह सत्य है और इसे विरोधाभासी सिद्ध करता है। तो यह एक डैश का उदाहरण है। तो असंगति प्रदर्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट। लेकिन में से कौन सी गणित पढ़ाने में
निर्देशित अभ्यास विधियों का विशेषता नहीं है। फर्स्ट है आदेश अनुदेश, सेकंड है सामूहिक कार्य, थर्ड है मार्गदर्शन के रूप में शिक्षक के साथ व्यक्तिगत कार्य, और फोर्थ है घर पर स्वतंत्र अभ्यास करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें कक्षा 7 के गणित के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को डॉट पेपर शीट दी जिसमें एक रेखाखंड AB को खींचा गया था। तो उसने अपने विद्यार्थियों को कहा कि AB को एक भुजा मानते हुए वे विभिन्न आकृतियों जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग को इन शीटों पर बनाएं। किस विद्यार्थी द्वारा इस क्रियाकलाप को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की संभावना अधिक है? तो इसके कौन से ऑप्शंस गिवन है हमें? फर्स्ट गिवन है वह छात्र जो कि केवल अपने आसपास के परिवेश के ज्यामितीय आकृतियों को पहचानती है। सेकंड है वह छात्र जो आकृति का विवरण देने के लिए सभी घटकों और आकृतियों की विशेषताओं का उपयोग करती है। थर्ड है वह छात्र जो आकृतियों को केवल संपूर्णता में पहचानती है। और फोर्थ है वह छात्र जिसने ज्यामितीय आकृतियों के नामों को कंठस्थ कर लिया हुआ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? सेकंड वाला, कि वह छात्र जो आकृति का विवरण देने के लिए उसके सभी घटकों और आकृतियों की विशेषताओं का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को शिक्षिका अपने कक्षा में एक संख्या चार्ट दिखाती है जिस पर 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। फिर वह निम्नलिखित में से प्रश्न पूछती है। संख्या चार्ट पर किसी एक संख्या का चयन करें, उसकी लंबाई उसके बाईं ओर की संख्या और फिर दाईं ओर की संख्या में जोड़ें, फिर उसे 3 से विभाजित करें। आपको क्या उत्तर मिला? क्यों निम्नलिखित से कथन दिए गए संदर्भ में कौन सा उपयुक्त है ये बताना है हमें इसका। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला। किस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों की संख्या अवधारणाओं को बीजीय सोच तक विस्तारित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में एक कथन जो कि एक प्रतिमान या पैटर्न पर आधारित है किंतु उसे अभी तक सिद्ध नहीं किया गया तो कहलाता है। एक स्वयं सिद्ध, एक सामान्यीकरण, एक अनुमान या निगमनात्मक उत्पत्ति। तो इसका आंसर कौन सा होगा? एक अनुमान या कंजक्टर कहलाता है। गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है। परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले 3 विभिन्न आयतों की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकंड वाला करेक्ट है। छात्रों में गणित की रचनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित चिंतन का एक तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को उत्पत्ति में व्यस्त संलग्नों नमूनों को परखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। समस्या समाधान करते हुए छात्र सूत्रों और संकेतों को दोहराते रहते हैं। विद्यार्थी नए और विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त नीति का उपयोग करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? क्वेश्चन है, इस कथन के अधिगम के अनुभवों में विशिष्ट उदाहरणों का अवलोकन कराना और उनके पैटर्न पर प्रतिमान शामिल होना चाहिए ताकि वे सोच समझकर सामान्यीकरण की युक्ति निकाल सके और लिख सकें के लिए एक उपयुक्त है। पद्धति है आगमनिक पद्धति। इसका हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।